नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस्लाम से पहले का अरेबिया कैसा था? क्या लोग वहां पर तब भी बुर्का पहनते थे? क्या हर जगह मस्जिदें थी? क्या सब एक ही खुदा को मानते थे? तो दोस्तों, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। प्री इस्लामिक अरेबिया एक ऐसी दुनिया थी जहां हर ट्राइब का अपना खुदा होता था और पॉलिटिक्स, ट्रेड और रिलीजन सब कुछ एक अलग ही लेवल पर चलता था। तो चलिए चलते हैं 6th सेंचुरी के अरेबिया में, एक ऐसी दुनिया जहां पर अभी इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, पर वहां की कहानियां इतनी एंगेजिंग है कि आप हैरान रह जाएंगे। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, प्री इस्लामिक अरेबिया में जहां तक आपकी नजर जाती है आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देता, लेकिन ध्यान से देखो तो इस वीराने रेगिस्तान के अंदर भी आपको एक धड़कन सुनाई देती है, एक सिविलाइजेशन की धड़कन, जो ना किसी एम्पायर की थी ना किसी शहंशाह की थी। ये था प्री इस्लामिक अरेबिया, इस्लाम से आने की पहले की अरेबिक दुनिया। एक ऐसी जगह जहां पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ट्राइबल ऑटोनॉमी और सर्वाइवल बेस्ड सोसाइटी ने एक यूनिक सिविलाइजेशन के मॉडल को क्रिएट करने का काम किया था। सबसे पहले हमको समझना होगा, सबसे पहले हमको बात करनी होगी वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझने की पहली बात करते हैं। अरेबिया अनलाइक इट्स नेबर्स, जहां पर जैसे अरेबिया के वेस्ट में रोमन एम्पायर था, ईस्ट में ससनिद पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, लेकिन अरेबिया जो था वो इन दोनों ही एम्पायर या किसी भी एम्पायर की तरह एक सेंट्रलाइज स्टेट का हिस्सा नहीं था। यहां थे हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स और हर एक ट्राइब एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट था। इन्हें कहते थे कबीला या कबीले, और हर कबीले का अपना एक लीडर होता था जिसे शेख बोला जाता था। शेख कोई किंग नहीं होता था, उसकी पावर हेरिडिटरी भी नहीं होती थी, कंसेंशुअल हुआ करती थी। वो ट्राइब का प्रोटेक्टर, आर्बिट्रेटर और डिप्लोमेट होता था। डिसीजन मेकिंग जो थी किसी भी ट्राइब की वो कलेक्टिव हुआ करती थी, जिसमें जो ट्राइब के एल्डर्स हुआ करते थे, जो बुजुर्ग हुआ करते थे, उनका एक मेजर रोल था। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, बानु हशीम, बानु उमाया, बानु घताफन, ये सब ट्राइब्स थे जो अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का काम करते थे। इनका जो गवर्नेंस था ट्राइब्स का, वो काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, लेकिन हाईली इफेक्टिव भी था, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन दी सोशल ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, नॉट ऑन रिटन लॉज और आर्म्ड फोर्सेस। प्री इस्लामिक अरेबिया में ट्राइब ही आइडेंटिटी हुआ करती थी, कोई नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं, या आप कह सकते हो कोई राष्ट्रवाद नहीं हुआ करता था। एक इंडिविजुअल का वजूद उसके कबीले से जुड़ा हुआ होता था। अना मिन बानु तमीम, इसका कहने का मतलब होता था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, अना मिन बानु तमीम, इसका कहने का मतलब होता था कि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी प्रोटेक्शन है और यही मेरे ऑनर का कोड का सेंटर भी है। ये लॉयल्टी जो थी अपनी ट्राइब की, ये एक्सट्रीम लेवल तक जाती थी। ब्लड रिवेंज भी उसका एक हिस्सा हुआ करता था। अगर किसी मेंबर को मार दिया जाए तो पूरा कबीला उसका बदला लिया करता था। इसे हम कहते हैं वेंडेटा बेस्ड जस्टिस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अरेबिया में, प्री इस्लामिक अरेबिया में हुई थी दी वॉर ऑफ बासुस, एक ऐसी जंग जो 40 साल तक चली थी। एक कैमल को मारने की एक छोटी सी बात पर बानू बकर और बानू तगीब, ये दो ट्राइब थी, इनके बीच एक जंग शुरू हुई जो 40 साल तक चली थी। यह बताता है कि प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर उनके जो ट्राइब्स थी, उनके लिए जो ऑनर और लॉयल्टी जो थे, जो इमोशंस थे, वही उनकी एग्जिस्टेंशियल वैल्यूज हुआ करती थी। और इस सिस्टम का फिलोसॉफिकल बेस था असबिया। असबिया एक ऐसी टर्म है जो सेंचुरीज के बाद, यानी कि इस टर्म के कई सालों, कई 100 सालों के बाद जाकर इब्न खालदून ने इस टर्म को डिफाइन करने का काम किया था। टर्म का नाम है असबिया, लेकिन इसका असली रूप अरेबिया के रेगिस्तान में डेवलप हो चुका था कई दशकों पहले, कई सेंचुरीज पहले। असबिया का मतलब होता है एक ट्राइब की कलेक्टिव स्पिरिट, उसकी यूनिटी और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ट्राइब के मेंबर एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं बिना किसी एक्सटर्नल लॉ के, तो वो असबिया होता है। असबिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड भी है। एक तरफ असबिया जो है वो यूनिटी क्रिएट करती है, दूसरी तरफ ये इंटर ट्राइबल वॉरफेयर का एक मेजर कारण भी बनती है। जब हर ट्राइब अपनी ओनर के लिए लड़ रहा हो तो रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो इंपॉसिबल हो जाती है। और इस्लाम के आने पर प्रोफेट मोहम्मद ने इसी असबिया को चैलेंज किया था और ट्राइबल आइडेंटिटी के ऊपर उम्मा की आइडेंटिटी बनाई थी। लेकिन उस रिफॉर्म से पहले तक असबिया वाज द हार्ट बीट ऑफ द अरेबियन सोसाइटी। इसके साथ ही जो सोशली अगर हम अरेबिया की बात करें तो सोशली अरेबिया जो था वो एक ओरल सोसाइटी हुआ करती थी। अरेबिया के अंदर कानून, हिस्ट्री और वैल्यू सब कुछ ओरल ट्रांसमिशन से चलता था। वहां पर पोएट्स, जिन्हें शायर बोला जाता था, वो सिर्फ एंटरटेनर नहीं हुआ करते थे। जो शायर थे, जो पोएट्स थे, वो हिस्टोरियंस, डिप्लोमेट्स और प्रोपेगेंडा चलाने वाले भी हुआ करते थे। एक अच्छे शायर की कविता एक ट्राइब की ग्लोरी भी बढ़ा सकती थी और एक सटायर पूरी की पूरी ट्राइब की इज्जत जमीन के ऊपर भी लेकर आ सकती थी। और शायरों की जो इज्जत थी वो प्री अरेबिक सोसाइटी में, प्री इस्लामिक सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और इन्हीं के लिए एनुअल पोएट्री फेयर्स भी हुआ करते थे। जैसे कि एक एनुअल पोएट्री फेयर था जहां पर बहुत सारे जो शायरों को बुलाया जाता था और उस फेयर को ऑर्गेनाइज करवाया जाता था, उसका नाम था सोक उकाज। उस
जमाने के टेड टॉक, इसको आप समझ सकते हो कि उस जमाने में एक प्रकार की टेड टॉक चलती थी जो आप यूट्यूब के ऊपर देखते हो, उसे प्री इस्लामिक अरेबिया में सोक उकाज कहा जाता था, जहां पर आइडियाज, ट्राइबल राइवलरीज और प्राइड जो था वो शेप किया जाता था। और जो अगर महिलाओं की बात करें, विमेन का स्टेटस की अगर हम बात करें तो वो काफी मिक्स था। कुछ ट्राइब्स में विमेन ट्रेडर्स, इवन वॉरियर्स भी हुआ करती थी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है खदीजा, प्रोफेट की पहली वाइफ, जो इस्लाम से पहले एक सक्सेसफुल मर्चेंट थी। पर दूसरी तरफ फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी प्रैक्टिसेस भी प्रेवलेंट थी, जिसको बाद में कुरान ने डायरेक्टली कंडेम करने का काम भी किया था। आज हम जिस अरेबिया को इस्लाम का जन्मस्थल के रूप में जानते हैं, उसकी धरती एक वक्त पर रिलीजियस डाइवर्सिटी से भरी हुई थी, वाइब्रेंट, लेयर्ड और कंट्राडिक्टिंग बिलीफ से भरी हुई थी। इस्लाम के आने से पहले का अरेबिया एक मोनोथीस्ट डेजर्ट नहीं था, बल्कि एक पॉलीथिज्म से भरा हुआ एक गढ़ हुआ करता था। और यह पॉलीथिज्म जो था अरेबिया का, वो सिंपल नहीं था। यह ट्राइबल गॉड्स, कॉस्मिक फोर्सेस, एंसेस्टर वर्शिप और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के कंप्लेक्स नेटवर्क से बना हुआ था। अरब सोसाइटी उस समय सेंट्रलाइज्ड रिलीजन नहीं फॉलो करती थी। हर ट्राइब का अपना अपना गार्जियन डाइटी होता था, यानी कि हर ट्राइब अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। एक तरह से ट्राइबल टोटम, जिसे उनकी आइडेंटिटी और सेफ्टी का सोर्स माना जाता था। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बानू थकीब जो एक ट्राइब थी, उनकी गार्जियन डाइटी थी, उसका नाम था अल लत, एक फीमेल गॉडेस जिसे फर्टिलिटी और विजडम की देवी माना जाता था। वहीं एक और ट्राइब थी जिसका नाम था कुरियश ट्राइब, जो मक्का में डोमिनेंट हुआ करता था। उसका मेन डाइटी था हुबल, एक मून गॉड, जिसका स्टेटस, जो इनका स्टैच्यू जो था वो कब्बा के अंदर स्थापित भी था, काबा में स्थापित भी किया गया था। हर देवता के अलग रिचुअल्स, अलग प्रीस्ट और अलग ऑफरिंग्स हुआ करते थे। कहीं जगह पर एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स भी वर्शिप किए जाते थे, जैसे कि सन की वर्शिप, मून की वर्शिप, स्टार्स की वर्शिप, इन्हें डिवाइन भी माना जाता था। और अगर एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, ये गॉड्स एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस नहीं थे जैसे कि वेदांतिक ब्राह्मण या क्रिश्चियन गॉड। ये गॉड्स जो थे, ये जमीनी पर्सनलाइज्ड डाइटीज थी, जो ट्राइबल लॉयल्टी, फियर और ट्रेड से जुड़े हुए थे। आज जहां काबा सिर्फ एक अल्लाह का घर माना जाता है, इस्लाम के पहले को वो एक मल्टी डाइटी श्राइन माना जाता था। 360 से ज्यादा देवताओं की मूर्तियां वहां रखी गई थी। हर कबीला अपने देवता के प्रतिबिंब को वहां पर स्थापित करता था। हुबल जो एक रेड कार्नीलियन स्टोन से बना हुआ आइडल था, सबसे प्रोमिनेंट था। इसके हाथ में एरोज हुआ करते थे, जिनके जरिए डिविनेशन या फ्यूचर प्रेडिक्शन की जाती थी। और अल लत जिसकी मैंने बात करी, या अल लत या अल उजा और मन्नत, ये तीन फीमेल गॉडेसेस ट्राइनिटी के रूप में पूजी जाती थी। मैं एक बार फिर आपको नाम बता दूं, अल लत, अल उजा और मन्नत, ये तीन फीमेल गॉडेसेस जो थी वो ट्रिनिटी के रूप में पूजी जाती थी। और कुरान में भी इन तीनों का जिक्र आता है, जिन्हें बाद में प्रोफेट ने लेटर बाद में उसको रिजेक्ट करने का काम किया था। लेकिन ये जो मक्का था, ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था। काबा जो था वो एक इकोनॉमिक इंजन भी था, क्योंकि काबा जो था वो जो हज का एक सेंटर हुआ करता था, और हज के दौरान हजारों लोग मक्का आने का काम करते थे। वहां पर बहुत सारी ट्रेड कैरावेन्स भी पहुंचती थी, वहां पर रुकती थी। स्पाइस रूट, इंसेंस रूट का एक मेजर नोड जो था वो यही मक्का में ही मौजूद हुआ करता था। कुरियश ट्राइब ने काबा के रिलीजियस मोनोपोली को कमर्शियल मोनोपोली में बदलने का काम किया था। इसलिए कुरियश लोग जो थे वो रिलीजियस टॉलरेंस का दिखावा करते थे, ताकि हर ट्राइब के देवता वहां पर स्थापित रहे और उनके पास वो लोग हज करने के लिए आते रहे, मक्का आते रहे, जिसके चलते उनका जो इनकम स्टेटस है वो इंप्रूव होता रहे। लेकिन अरेबिया सिर्फ पॉलीथिस्ट का रिलीजन नहीं था, यहां कुछ मोनोथिस्टिक कम्युनिटीज भी मौजूद थी, जिनमें दो मेजर ग्रुप थे, जैसे कि एक था यहूदी या जुडाइज्म और यथरीब। मॉडर्न डे जो मदीना है उसका पुराना नाम यथरीब था। यथरीब में या मॉडर्न डे मदीना में कई ज्यूइश ट्राइब्स बेस हुआ करते थे, जैसे बनु कनाऊ, बनु कुरयाजा या बनु नादिर। ये कई सारे ऐसे प्लेसेस थे जहां पर ज्यूइश ट्राइब जो थी वो रहती थी। ये लोग एग्रीकल्चर, डेट पाम कल्टीवेशन और फोर्ट बेस्ड सेटलमेंट में एक्सपर्ट थे। ये ट्राइब्स अपने तोरा लॉज फॉलो करते थे और एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी बनाकर रहते थे। प्रोफेट मोहम्मद के टाइम तक ये मदीना के पॉलिटिक्स का एक मेजर स्टेक होल्डर भी बन चुके थे। साथ में ये यहूदियों के साथ साथ क्रिश्चियनिटी के लोग भी वहां पर रहते थे। जो साउथ अरेबिया का रीजन है, आज का यमन का जो इलाका है, वहां पर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ था, मेनली शायद या तो बाइजेंटेनियन मिशनरीज के चलते या फिर इथियोपियन इन्फ्लुएंस के चलते। नजरान जो एक बहुत ही फेमस टाउन था, वहां पर नजरान जैसे टाउन्स में चर्चेज, मॉन्क्स और क्रिश्चियन रिचुअल्स जो थे वो काफी कॉमन थे। ये सब बताता है कि अरेबिया किसी आइसोलेटेड पैगन डिजर्ट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक रिलीजियस क्रॉस रोड था, जहां पर जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और बहुत सारे ट्राइबल रिलीजन जो थे वो आपस में इंटरेक्ट करने का काम करते थे। इस रिलीजियस मोज़ैक के बीच एक और ग्रुप था जिसे हम कहते हैं हनीफ। ये वो लोग थे जो अब्राहमिक मोनोथिज्म को मानते थे, लेकिन जुडाइज्म या क्रिश्चियनिटी का फॉर्मल हिस्सा वो नहीं थे। इनका मानना था कि एक ही सच्चा ईश्वर है और आइडल वर्शिप भक्ति नहीं, भ्रांति है। प्रोफेट मोहम्मद खुद एक हनीफ थे उनके रेवलेशन होने से
से पहले। हनीफ लोगों की गिनती कम थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम के फिलोसफिकल फाउंडेशन को शेप करने का काम किया था। हनीफ के जरिए अरब लोगों को एक थियोलॉजिकल ट्रांजिशन का प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें आइडल वर्शिप से एक ट्रू गॉड की तरफ शिफ्ट होना पॉसिबल हो सका था। अरेबिया में जीना एक रोजाना जंग थी, ना नदियां थी, ना हरी भरी खेत थे, बस रेत थी, सूखी हवाएं थी, और सर्वाइवल जो था वो हमेशा एक सबक हुआ करता था। यहां के लोगों के लिए रोजी रोटी, पानी और इज्जत सब कुछ मुसीबत से मिलता था, और इसीलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें थी वो था इंसानी रिश्ता। एक मेहमान अगर अरेबिया, प्री इस्लामिक अरेबिया में अगर आपके घर पर आ जाता था, आपके डेरे पर आ जाता था, तो चाहे आपके पास 2 ही रोटी हो, उसमें से 1 रोटी आप हमेशा अपने मेहमान को दे देते थे। अरब लोगों के लिए हॉस्पिटैलिटी जो थी वो कल्चरल रिचुअल नहीं थी, एक रिलीजियस फर्ज था। इस हार्श एनवायरनमेंट में एक ट्रैवलर या गेस्ट को जिंदा रखना एक ड्यूटी थी, और मेहमान एक खुदा उसको कहा जाता था, यानी कि गेस्ट इज गेस्ट ऑफ गॉड उनको बोला जाता था। अगर किसी ने अपने टेंट के बाहर फायर जलाया, आग जलाई, तो इसका मतलब यह होता था कि वो लोगों को इनवाइट कर रहा था कि आप यहां पर आ सकते हो, आप यहां पर खाना खा सकते हो, और आप यहां पर सुरक्षित भी रहोगे। एक होस्ट अपने दुश्मन को भी 3 दिन तक मेहमान के रूप में ट्रीट करता था। यह कल्चर अरेबियन ट्राइबल वैल्यूज की आत्मा थी, जिसमें लॉयल्टी, डिग्निटी और जेनरोसिटी सबसे बड़ी वैल्यूज थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दोबारा से महिलाओं की। अरेबिया में विमेन का रोल जो था वो इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, बहुत ही कंप्लेक्स रियलिटी थी। विमेन जो थी वो पावर में भी हुआ करती थी, जैसे मैंने आपको बताया। प्रोफेट मोहम्मद की पहली वाइफ हजरत खदीजा एक इंडिपेंडेंट बिजनेस विमेन थी, और उनका ट्रेड जो था वो मक्का से सीरिया तक चलता था। कुछ ट्राइब्स में मैट्रिलिनियल लीनिएज भी देखा गया है, जहां इनहेरिटेंस और लीनिएज मदर के नाम से चलता था। विमेन कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करती थी, प्रॉपर्टी भी ओन करती थी, और कुछ केसेस में ट्राइबल लीडर्स भी होती थी। जैसे सऊदी अरेबिया की एक क्वीन ऑफ शेबा एक लेजेंडरी फिगर भी थी, और साथ में विमेन जो थी वो कुछ उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन भी किया जाता था। इसके साथ साथ कई डिस्टर्बिंग प्रैक्टिसेस भी प्रेवलेंट थी, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड। न्यूबॉर्न लड़कियों को रेत में जिंदा गाड़ दिया जाता था, ताकि फ्यूचर में उनकी इज्जत पर कोई कलंक ना आ सके। और साथ में अरेबिया की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं थी, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान होने के चलते खेती करना पॉसिबल नहीं था, बल्कि कैरेवन ट्रेड पर डिपेंड करती थी। इंडिया और चाइना से आने वाले गुड्स जैसे कि सिल्क, स्पाइसेस, परफ्यूम अरेबिया के थ्रू मेडिटेरेनियन तक जाते थे, और यूरोप तक सप्लाई करने का काम होता था। मक्का, पेट्रा, पलमाइरा जैसे सिटीज मेजर ट्रेड हब्स हुआ करते थे, और कुर्युश ट्राइब जो थी वो इकोनॉमिक डोमिनेंस वहां पर अपनी एस्टेब्लिश कर चुकी थी। उनका कंट्रोल जो था कुर्युश ट्राइब का इस पूरी ट्रेड पर था, और पिलग्रिमेज जो रूट्स थे, जो हज के जो रूट्स थे, वहां पर भी वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर चुके थे, और उसकी प्रोटेक्शन करने का काम भी वही ट्राइब करती थी। ये कैरेवन रूट सिर्फ माल का ही नहीं, विचारों का भी एक्सचेंज करते थे, और यही एक्सचेंज बना बेस फॉर कमिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस्लाम का आगमन यहां पर एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन था, लेकिन उससे समझने के लिए हमें उस समय की रियलिटीज को समझना होगा। जब प्रोफेट मोहम्मद ने एक भगवान की या एक गॉड की बात करी, एक अल्लाह की बात करी, तो उनका संदेश एक फ्रेगमेंटेड और आइडल वर्शिपिंग सोसाइटी में गया, जहां एक तरफ ट्राइब बेस्ड आइडेंटिटी थी, वही मोहम्मद ने इक्वालिटी और एक यूनिवर्सल उम्मा की बात करी। यह शिफ्ट आसान नहीं था, इसने पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज किया। इसलिए प्री इस्लामिक अरेबिया को समझना सिर्फ इतिहास ही नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी भी है। प्री इस्लामिक अरेबिया एक अजीब कॉम्बिनेशन था, ब्रुटैलिटी और ब्यूटी का केओस, और कल्चर का भी केओस, और इसी जमाने से जन्म हुआ एक ऐसे धर्म का जिसका प्रभाव आज भी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।